Welcome to my channel Humanity Studies. So today we are continuing with the chapter Constitution Why and How. It is part 2 of this chapter. So let's start our topic Fundamental Identity of People. यानी कि लोगों की जो आइडेंटिटी है, बुनियादी तौर पे जो उनकी पहचान है वो कैसे है लोगों की जो एक पर्टिकुलर देश में रह रहे हैं. So finally and perhaps even most importantly, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि लोगों की पहचान क्या है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं. जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम लोग इंडियंस हैं, ये हमारी सबसे पहली पहचान है. अब दिस मीन्स द पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. इसका मतलब ये है कि संविधान के माध्यम से हम लोग कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, कैसे हम लोग जाने जाएंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंडिया के लोग बाहर मिलते हैं, जैसे कनाडा वगैरह में भी बाहर कभी मिले तो हमारी एक आपस में एक आइडेंटिटी किससे जानी जाती है कि हम लोग इंडियंस हैं. तो वो हमारी एक तरीके से पहचान है, जो कि हमारी एक सामूहिक पहचान है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कमिंग इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें हमारे संविधान से मिले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है. इट इज़ एग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स. इसका मतलब ये है कि हम लोगों अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो हमने कुछ नियमों का, कुछ नॉर्म्स का पालन किया है अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न, कि हम कैसे सरकार में रहेंगे और कैसे मतलब देश में रहेंगे और सरकार कैसे हमें गवर्न करेगी, काम करेगी. एंड हु शुड बी गवर्न डैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. मतलब कि कौन सी शक्तियाँ, कौन से शासक जो हैं वो हमारे ऊपर काम करेंगे और कैसे करेंगे, ये हमारी एक आइडेंटिटी बनाते हैं. अब वन हैज़ मैनी सेट ऑफ आइडेंटिटी डैट एग्जिस्ट प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन. अब ऑब्वियसली हमारी और भी आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी और भी पहचान है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सिख हैं या हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, वो भी हमारी एक आइडेंटिटी है एज अ रिलीजन के बेसिस पे. सोसाइटी में हमारी क्या आइडेंटिटी है कि हम लोग इनके बेटे हैं या इनके बेटियां हैं, तो वो भी एक हमारी आइडेंटिटी है जो हमें हमारी फैमिली से मिली है. तो हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी लोगों की बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी होती ही है, लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमें पहचान मिली है वो है हमारी एज एन इंडियन. बट by agreeing to certain norms and principles one constitutes one basic political identity. लेकिन हम लोग किसी देश में रह रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ कायदे कानून को मान रहे हैं, तो हम अपनी एक राजनीतिक आइडेंटिटी बना रहे हैं. एंड सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यू इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स एंड फ्रीडम्स. मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो भी कायदे कानून बनाए गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि जितने भी लोग हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करी जा सकें, उनके गोल्स पूरे हो सकें और सारे बंदों को आज़ादी मिले. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट अपॉन व्हाट वन में डू और वन में डू नॉट. मतलब कि संविधान ने ये भी बताया है कि किसके पास क्या करने की इजाज़त है, क्या करने की नहीं है. जैसे कि आप आज़ाद हैं, ये एक इजाज़त है, लेकिन आप इतने भी आज़ाद नहीं हो कि आप किसी को पत्थर मारोगे, या आप इतने भी आज़ाद नहीं हो कि आप किसी को चाकू मार सकते हो. तो उस पर एक लिमिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें किससे मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है. एंड इट डिफाइंस फंडामेंटल वैल्यूज़ दैट वी मे नॉट ट्रेसपास. कुछ ऐसी बुनियादी वैल्यूज़ हैं जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते. हम फ्री हैं, लेकिन हम इतने भी ज़्यादा फ्री नहीं हैं कि हम लोग किसी को मारें या किसी को हर्ट करें या किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करें. तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस वन मॉरल आइडेंटिटी. ये हमें एक आइडेंटिटी देता है. एंड थर्ड एंड फाइनली, इट मे बी द केस दैट मैनी बेसिक पॉलिटिकल मोरल वैल्यूज़ आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस. यानी कि ऐसा भी केस हो सकता है कि जहाँ पे राजनीतिक और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में के हिसाब से भी हम लोग शेयर करें. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो बाहर भी चले जाते हैं. अब बाहर जाके उनका जो दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन को वो फॉलो करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस जो अलग अलग देश से उनको मिला है वो लोग अपनाएं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग बाहर भी जा रहे हैं. तो ये है कि ऐसा भी है कि बहुत सारे संविधान से भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से लिया गया है, देखा गया है. तो ये चीज़ है कि डिफरेंट
नाउ इफ़ मैं लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि हम लोग अगर पूरे दुनिया भर के संविधानों को देखेंगे, दे में डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स, वो जो हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग है एक दूसरे से। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे इन्जॉइन, यानी कि जिस प्रकार की वो सरकारों को यूज़ कर रहे हैं, सरकार है वहाँ पे सरकार के तरीके भी अलग अलग हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। एंड इन मैनी प्रोसीजरल डिटेल्स, यानी कि अलग अलग प्रतिक्रियाएँ भी उनकी अलग हैं। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बट दे ऑल्सो शेयर अ गुड डील, यानी कि आपस में हो सकता है कि कुछ सेम भी होगा लेकिन डिफरेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं, सेम भी है डिफरेंट भी है। नाउ मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट, मोस्टली क्लेम्स टू प्रोटेक्ट द सर्टेन बेसिक राइट्स, यानी आजकल जितनी भी सरकार है, जितने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है मॉडर्न है जो कि वो या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, यानी लोकतंत्र को फॉलो कर रहे हैं, और उसमें जो है लोगों के जितने भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करी जाती है, लोगों को बेसिक राइट्स प्रोवाइड करे जाते हैं और उनको दिए जाते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी द कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से उनकी जो राष्ट्रीय पहचान है वो अलग अलग है। ठीक है, डेमोक्रेसी उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही अडॉप्ट करे हुए हैं जिसपे बेसिक राइट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है वो सबका अलग अलग है, वहाँ वो नेचुरली डिपेंड करता है देश के ऊपर। अब मोस्ट नेशंस आर एन एमलगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, यानी कि जो नेशन है वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है। अब सबका जो है अलग अलग पहचान रही है, सबकी अलग अलग हिस्ट्री रही है, तो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के बेसिस पे जो है ये आपस में बनाए गए हैं। दे वीव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप डैट रिसाइड्स विद इन द नेशन इन डिफरेंट वेज, यानी कि ये जो डाइवर्स ग्रुप है, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, वो इकट्ठे रह रहे हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जर्मन आइडेंटिटी की बात करी जाए तो जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एथनिकल जर्मन, मतलब कि वहाँ पे ये है कि जर्मन नस्ल के लोग ही, मतलब उनको ही आधार मिलेगा। और द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन टू दिस आइडेंटिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो इस पहचान को ही मानता है उनकी, इसी बेसिस पे उनको पहचान दी गई है कि अगर आप एथनिकली जर्मन है, यानी आप अगर आपके पर्टिकुलर मतलब कि नस्ल ही जर्मन है, तब यह आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइजेशन मिली गई है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी अ क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप, यानी कि लेकिन आप इंडिया के संविधान को देखोगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जो संविधान है वो किसी भी नस्ल को, यानी कि किसी भी एथनिक आइडेंटिटी को नागरिकता का जो है आधार नहीं मानता, यानी आपको तब सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर आप हिंदू हो, आपको तब सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जब आप सिख हो, आपको तब सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जब आप मुस्लिम हैं। तो कोई पर्टिकुलर आप बिलोंग नहीं करना चाहिए एथनिक से, आप किसी भी उसके हो, किसी भी धर्म के हो, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया में। एंड डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप, यानी कि अलग अलग जो नेशन है सबके अलग अलग कंसेप्शन है बिटवीन द डिफरेंट रीजन ऑफ द नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी, यानी कि जो अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग नेशन के जितने भी रीजन्स हैं उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपने अपने रिलेशनशिप्स हैं। एंड दिस रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री, यह जो है यही संबंध देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंक्शंस करता है वो हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। These function explain why most society have a constitution, यही फंक्शंस जो हैं ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सोसाइटी के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नाउ बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे 3 प्रश्न और भी हैं जो हम संविधान के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हाउ इफेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव है एक सोसाइटी में, एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, यानी कि एक संविधान जो है वो कितना जस्टिस कर रहा है, कितना जस्ट है। नाउ इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंपैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट अ स्टेट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कि एक देश कैसे चलेगा, एक स्टेट कैसे चलेगी।
स्पेसिफाइज हाउ द स्टेट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि कैसे स्टेट करेगी, इसमें क्या क्या नॉर्म्स होंगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे जो लोग जो है वो फॉलो करेंगे. When we ask for the constitution of a country, we usually refer to this as a document. जब भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो हम जो है वो इस डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं. बट सम कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंस्टेंस, डू नॉट हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट. यानी कि हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि यूके है, तो वहाँ पे कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकें, बल्कि इसके पास क्या है, देयर हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. यानी कि यूके का अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. डिसीजन दैट टेकन कलेक्टिवली एंड आर रेफर टू एज कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि बहुत सारे सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट है जिनके बलबूते पे डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ये लोग. अब सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि वह एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है दैट सीक टू परफॉर्म अ फंक्शंस दैट वी मेंशन अबव. यानी बेसिकली वो वही फंक्शंस परफॉर्म करेगा कि कैसे देश चलेगा और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे जो सिटीजन्स को फॉलो करने होंगे. बट मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड डू नॉट एग्जिस्ट ऑन पेपर. अब ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन है जो पेपर पे नहीं है, मतलब कि रिटर्न नहीं है, सिंपली दे आर मर वर्ड्स एग्जिस्टिंग ऑन पार्चमेंट. द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी बेसिकली हमारे को यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और ऐसी क्या चीज़ है जो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बता रही है. इंश्योर्स दैट इट इज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल. और लोगों के ऊपर, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करती है. नाउ मोड ऑफ प्रोमलगेशन. अब मोड ऑफ प्रोमलगेशन देख के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका मतलब क्या है. अब इसका मतलब है कि मेथड बाय विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्रिएटेड, यानी कि संविधान को कैसे बनाया गया था, उसका क्या मेथड रहा है. दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इन टू बीइंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना. हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. एंड हाउ मच द अथॉरिटी डिड दे हैव, कितनी अथॉरिटी थी उनके पास, कौन से ऐसे लोग थे जिनको संविधान बनाने का जो है एक अथॉरिटी दी गई थी. अब इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट. डिफंक्ट यानी कि डिसीज्ड उस पर रहा, कम उस पर रहा स्टेटस पे. क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों से क्रिएट करा गया था जो कि मिलिट्री लीडर्स थे एंड लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर. मतलब एक आप सिंपल सी बात आप मानिए कि कोई ऐसा नेता है जो कि बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, या फिर लोग प्रसिद्ध नहीं हैं, या फिर मिलिट्री लीडर्स हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं, तो फिर उनकी वो बात क्यों मानेंगे. एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी विद द पीपल विद देम, मतलब उनमें ये काबिलियत ही नहीं थी कि वे लोगों को अपने साथ में लेकर चल सकें. अब जो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं वो इंडिया का रहा है, साउथ अफ्रीका का एंड यूएस आर द कॉन्स्टिट्यूशन विच क्रिएटेड इन द आफ्टर मैथ ऑफ द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट. यानी कि बहुत बड़ी जो नेशनल लेवल पे मूवमेंट हुई है उसके बाद ये संविधान बनाए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं. ऑल्दो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी एक असेंबली थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 एंड इट ड्रू अपॉन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट. हमारी जो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल रही है, मूवमेंट रही है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके बाद यह संविधान बनाया गया था. दैट हैड रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुगेदर. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक काबिलियत थी कि वह सारे जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं, डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं, उनको साथ लेके चल सके. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू एनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट ड्रू अपॉन बाय द पीपल, मतलब कि यह उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, जो कि लोग प्रसिद्ध थे, लोग उनको जानते थे, वह नेता के द्वारा बनाया गया है. एंड हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट, उन्होंने बातचीत करके, बहुत लंबे समय तक बातचीत करके, हर एक के जो है राइट्स वगैरह को इंक्लूड करके, आइडल्स को इंक्लूड करके ही यह संविधान को बनाया है. एंड द कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और सबको उसमें जो है एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट दी गई है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्शन को फेवर किया गया है, बल्कि सभी सेक्शंस को इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया गया है. एंड हु आर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट
फॉर द एंग्रेडाइजेशन ऑफ देयर पर्सनल पावर, मतलब कि उन्होंने लोगों को यह बताया है कि संविधान एक ऐसा जरिया नहीं है जिससे नेता जो है वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि यह एक ऐसा है जिससे लोग जो है अपने राइट्स को, अपनी आज़ादी को और ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकते हैं और सबको इक्वलिटी के स्टेटस के साथ जो है वो ट्रीट करा गया है। एंड द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। उस समय की बात है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो सबका कंसेंसस था, यानी सबका नेशन वाइज जो था एक एग्रीमेंट था और ये सबके लिए ही ज़रूरी था। नाउ सम कंट्रीज़ हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज रेफरेंडम। बहुत सी कंट्रीज़ ने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक वोटिंग के ज़रिए भी करा है, वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसके बेसिस पे लोगों ने वोटिंग करी है। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम। इंडिया के संविधान को ऐसे सच रेफरेंडम ऐसी सच वोटिंग नहीं करी गई है, बट नेवरदलेस कैरिड एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन इसको जो है लोग प्रसिद्ध बनाया गया और लोग जो है वो इसको फॉलो करते हैं और दिल से फॉलो करते हैं, बिकॉज इट हैज़ कंसेंसस। बेसिकली उसके पास सबका ही एग्रीमेंट था, क्योंकि वो सबकी भलाई के लिए बनाया गया था, किसी एक सेक्शन के फेवर में नहीं बल्कि सबको इक्वलिटी के साथ ट्रीट करने के लिए बनाया गया था। बैकिंग ऑफ द लीडर हु देमसेल्व्स पॉपुलर, और वह ऐसे नेताओं के द्वारा बनाया गया था जो कि उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रेफरेंडम, इसीलिए जो है यहाँ पे रेफरेंडम वगैरह नहीं हुआ। द पीपल अडॉप्टेड इट बाय देयर ओन अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजन, यानी कि लोगों ने इसे खुद ही अडॉप्ट करा है, खुद ही स्वीकार करा है, इसकी प्रोविजंस को फॉलो करा है, अपनी रिस्पेक्ट मतलब अपने लिए खुद फॉलो करा है लोगों ने, क्योंकि पता था कि जो नेता इनको बना रहे हैं वो खुद ही लोग प्रसिद्ध थे और लोग उनको जानते थे अच्छे तरीके से। Therefore, the authority of a people who enact the constitution help determine in parts its prospect for success, यानी कि संविधान जिन लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो एक अथॉरिटी लोगों को दी गई है इसके अंदर, उसकी वजह से ही ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है गाइस। और इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ रिस्पेक्टफुल डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो है फॉलो कर रहे हैं। नाउ सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रोविजंस बनाई गई हैं कि कोई भी एक सेक्शन जो है वो दूसरे के ऊपर डिक्टेट ना कर पाए, अपना जो है अपनी अथॉरिटी ज़्यादा ना दिखा पाए, क्योंकि सबको जो है इंडिया के संविधान ने इक्वल स्टेटस दिया है, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स फॉलो हुए हैं। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरी वन सोसाइटी सम रीज़न टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन, यानी कि बेसिकली एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब सारे लोग जो है सोसाइटी के वो उसको माने। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाया जाए, मतलब सबके लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ सारे लोग कहें कि हम लोग इसको ही रिस्पेक्ट करेंगे और इसको फॉलो करेंगे। नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंस्टेंस allowed permanent majorities to oppress minority groups within a society, would minority no reason to go along with the provision of the constitution। अब आप बताइए कि एक ऐसा समाज है, एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हम लोग मेजॉरिटी को कहें कि भाई मेजॉरिटी कौन होती है, जिनके नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और माइनॉरिटी कौन होती है, जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। तो क्या हम मेजॉरिटी हैं तो हम लोग उनको कहें कि आप जो है वो ओप्रेस कर सकते हो सोसाइटी की जो माइनॉरिटी है, जिनकी पॉपुलेशन कम है। तो आप बताइए, मेजॉरिटी का तो मैंने फेवर ले लिया ऐसे करके, बट क्या माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो मुझे फॉलो करेंगे? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को फॉलो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ को भी एक दर्जा देता है ताकि सारे लोग सोसाइटी के इक्वल रहें और इकट्ठे चल सकें। और अ कॉन्स्टिट्यूशन डैट सिस्टमैटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रिविलेज पोजीशन दे दे, कई मेंबर्स को दे दे और बाकियों को ना दे, तो आप बताइए कि क्या बाकी लोग जो हैं वो फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को? तो जवाब है कि नहीं भाई, नहीं करेंगे। कोई भी होगा उसको अपना वो देखना है, अपना बेनिफिट भी देखते हैं लोग। तो इफ़ एनी ग्रुप्स फील दैट देयर आइडेंटिटी इज़ बीन स्टिफल्ड, यानी कि उनकी आइडेंटिटी को जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, दे विल हैव नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव अ परफेक्ट जस्टिस and but it has to convince the people that it provide a framework for pursuing basic justice।
अब ठीक है कि कोई भी संविधान इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि सबको जस्टिस प्रोवाइड करे, वह कोशिश ही कर सकता है कि भाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन सके, बट उसको लोगों को कन्वेंस करना पड़ेगा, सबको, ना कि केवल मेजॉरिटी को या केवल माइनॉरिटी को, सबको कन्वेंस करना पड़ेगा कि हम लोग जो है उनको बेसिक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। एंड डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, अपने आप से ही यह प्रश्न कीजिए कि व्हाट वुड द कंटेंट ऑफ सम बेसिक रूल्स इन सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी को चलाने के लिए कई बेसिक रूल होने चाहिए, और वह बेसिक रूल्स क्या होंगे, सच दैट दे कैन एवरीवन अ रीज़न टू गो अलॉन्ग विद दिस, मतलब कि ये जो रूल्स है वो सबके लिए होने चाहिए ताकि सारे लोग जो है वो सोसाइटी में इकट्ठे चल सकें। अब अगर आप खुद ही बताइए, खुद ही सोचिए, अगर आपकी सोसाइटी में कुछ रूल्स, कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि एक सोसाइटी में लॉ है कि भाई वो 8 बजे के बाद सोसाइटी के गेट जो है वो बंद हो जाएंगे, 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएंगे, बट बहुत से लोग जो हैं वो ये रूल जो है वो नहीं मान रहे, तो क्या बाकी लोग मानेंगे, जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं, क्या वो इस चीज़ को मानेंगे? तो जवाब है कि नहीं मानेंगे भाई। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जब वह देखते हैं कि भाई एक बंदा जो है वो रूल्स नहीं मान रहा, तो दूसरे भी कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि वह सब इकट्ठे चल सके। तो इसलिए जो है हमें ऐसे रूल्स ऐसे बनाने हैं जो सबको साथ लेके चल सके, सब इसकी रिस्पेक्ट करें इक्वली। डैट मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑल इट्स मेंबर, सबको जो है आज़ादी मिले, सबको इक्वल दर्जा दें अपने मेंबर्स को, दैट मोर लाइकली टू सक्सीड, ताकि ये आगे जाके सक्सेसफुल हो सके। And does the English Constitution, broadly speaking, give everyone a reason to go along with its broad outlines, ताकि सारे लोग जो है उनके पास एक रीज़न हो, एक कारण हो, जो ये सब इकट्ठे लेके सब कुछ चल सके। एंड आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव वे, मतलब और अच्छे तरीके से ही इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। नाउ फॉर दिस क्लास हमने इतना पढ़ लिया है, वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट सेक्शन, पार्ट 3, and follow for more such content, humanity studies. Thank you everyone.